भाजपा सरकार ने अनाउंस किया है कि 2024 की इलेक्शन से पहले वो सीएए कोड को पूरे भारत में लागू कर देंगे। अब ये सीएए क्या है, बहुत से लोगों को पता ही होगा कि सीएए क्या है। इसको लेकर 2019 में बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए थे और बहुत जगह पर दंगे भी हुए थे। जिसको नहीं पता कि ये सीएए क्या है तो मैं उसको सीधा सीधा बता दूं। चलो मान लो किसी जगह पर दो लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है और आप हो एम्बुलेंस ड्राइवर, आपको उस जगह पर जाके दोनों लोगों को बचाना है, तो आप क्या करोगे? और आपकी एम्बुलेंस के अंदर दो लोगों की जगह भी है, तब आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो हर इंसान करता है, आप दोनों को एम्बुलेंस में डालोगे और हॉस्पिटल लेके जाओगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि उसमें से एक इंसान हिंदू है और एक इंसान मुसलमान है, तब आप क्या करोगे? फिर भी आप दोनों को ही बचाओगे क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है। तब आप ये नहीं देखोगे कि वो हिंदू है और वो मुसलमान है, तब आपको सिर्फ यही पता होगा कि इन दोनों को बचाना है। लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं है और आप बिल्कुल कट्टरवादी हो, तब आप क्या करोगे? आप हिंदू को अपनी एम्बुलेंस में डाल के ले जाओगे और मुस्लिम को कहोगे कि तुम मुस्लिम हो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम्हारा मुस्लिम भाई आएगा और तुमको बचा के ले जाएगा। तो क्या ये ठीक है? अगर दूसरा एम्बुलेंस वाला मुसलमान उसको बचाने के लिए आएगा तब तक तो वो बेचारा मर जाएगा। बस यही सीएए का कानून है। तो आपको अभी भी समझ नहीं आया तो चलिए सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं कि नागरिकता क्या होती है और नागरिकता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी बिन ज़रूरी है। तो चलिए सिटीजनशिप के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। मेरा नाम है रिजवान लुहार और स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। में जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को अच्छी तरह नहीं बनाया गया। उसके बाद 1955 में इस एक्ट को अच्छी तरह बनाया गया और उसको अमल में लाया गया। लेकिन इस एक्ट में बहुत सी गलतियां भी हुई जिनको 4 बार सुधारा भी गया है। सबसे पहले 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में और उसके बाद 2005 में इसे सुधारा गया है। ये क्यों सुधारा गया उसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम इंडियन सिटीजनशिप के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट की, जिसे हम नागरिकता भी कहते हैं। नागरिकता हमारे देश का एक सबसे बड़ा अधिकार है जो देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को सर्टिफिकेट के रूप में देता है, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये सब हमारे नागरिकता का प्रमाण है कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो देखो, भारत का जो नागरिक होता है वो भारत में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है। वो कहीं भी नौकरी भी कर सकता है, वो जज भी बन सकता है, वो वकील भी बन सकता है, वो सरकारी नौकरियां भी कर सकता है, वो राजनीति भी कर सकता है और राजनीति में बड़े बड़े वादे भी कर सकता है। वो बात अलग है कि पूरे नहीं कर सकता, लेकिन वादे जरूर कर सकता है। लेकिन मान लो अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आप भारत में घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ना ही आपको वोट देने का अधिकार है, ना ही आपको सरकारी नौकरी करने का अधिकार है, ना ही आप जज बन सकते हैं, ना ही आप राजनीति में आ सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। भारत के लोगों को प्रीमियम लेवल का अधिकार दिया जाता है जो कि विदेश के लोगों को नहीं मिलता। हाँ, वो बात अलग है कि उनके देशों में हमको नहीं मिलता। तो अब कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सिटीजनशिप एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे भाग में लिखा गया है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पूरा सिटीजनशिप के बारे में ही लिखा गया है। तो अब हम उन आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम आर्टिकल 5 को। आर्टिकल 5 में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की जो सिटीजनशिप है उसके बारे में लिखा गया है। अब हमारा शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1950 में। तब भारत में बहुत से अंग्रेज भी रहते थे, तो सबको थोड़ी ना सिटीजनशिप बांट दी जाएगी। इस वजह से आर्टिकल 5 ने 3 शर्तें दी। तो सबसे पहली शर्त ये थी कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और दूसरी शर्त ये थी कि जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो उसको भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और तीसरी शर्त ये थी कि भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उसके 5 साल पहले से यानी कि 1945 से जो भी भारत में रह रहा है उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी।
इन तीनों शर्तों में से अगर कोई एक भी शर्त अगर किसी इंसान में है तो उनको आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 6 पर। आर्टिकल 6 का अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको उस टाइम के पार्टीशन को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहना चाहता है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है। जब पार्टीशन हुआ तब बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत भी वापस आए थे। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत वापस आए थे उनके लिए ये एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के जरिए जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 7 पर। इसका भी कोई काम नहीं है, कोई महत्व नहीं, लेकिन हम इसे नॉलेज के लिए बता देते हैं कि आर्टिकल 7 में क्या लिखा है। आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए था जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान जाने के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो नहीं रह सकते, उसके बाद फिर से वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत वापस आए थे। उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था कि अगर सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए तो उसे नागरिकता दे देनी चाहिए। तो इस वजह से ये एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट के जरिए उनको नागरिकता भी दी गई थी। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 8 पर। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि अगर जिसके माता पिता भारत के हैं और वो विदेश में रहते हैं और वहाँ पे उनका बच्चा हुआ तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक ही कहलाएगा। अब देखो, भारत से विदेश कई लोग जाते हैं, कोई नौकरी के लिए भी जाता है, कोई पढ़ाई के लिए भी जाता है, कोई क्रिकेट के लिए भी जाता है, कोई बहुत सी चीज़ों के लिए जाता है। अब उस देश में जाके उनका बच्चा पैदा हो गया तो अब वो क्या करेंगे? वो वहीं का नागरिक थोड़ी हो गया, वो हमारे भारत का ही नागरिक कहलाएगा क्योंकि उनके माता पिता भारतीय है। अब हम आर्टिकल 9 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 5 से लेके 8 तक आपने जाना कि हमको नागरिकता कैसे मिलती है, लेकिन 9 के बाद हम आपको सिखाएंगे कि नागरिकता आपकी कैसी छीनी जाती है। तो आर्टिकल 9 में ये है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता आपसे ले ली जाएगी। अब आर्टिकल 10 पे आते हैं। आर्टिकल 10 बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या है कि आपकी नागरिकता तब तक ही बनी रहेगी तब तक आप कुछ गलत काम नहीं करते। अब गलत काम क्या है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने करने से मना किया है वो काम आपके लिए गलत है। जैसे कि देखो, अगर कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी क्योंकि आप अपने देश के खिलाफ हो गए। आपने तो पाकिस्तान की साइड ले ली अपने भारत को छोड़ के, तो आपसे आपकी नागरिकता पक्का छीन ली जाएगी और छीननी भी चाहिए क्योंकि अपने देश से गद्दारी करने वाला हमेशा गद्दारी होता है। अब चलते हैं आर्टिकल 11 की तरफ। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि जिस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 में, तब इसको अच्छी तरह नहीं बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को पावर दी थी कि इसमें ये छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं, जो चाहे वो इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीएए कानून लागू कर दिया गया है। अब इसके बाद हम सिटीजनशिप का कानून समझते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। देखिए, संविधान ने 1950 में वही कानून बनाया था जो कि उसको उस टाइम पे जरूरी लगा था, लेकिन संसद को ये अधिकार भी दिया था कि वो इस कानून को जब चाहे तब बदल भी सकते हैं, जब चाहे जब उसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। 1955 में इस कानून को लागू कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर इसको अच्छी तरह बनाया गया था। 1915 से 1955 तक इस कानून को अच्छी तरह बनाया गया और 1955 में इसको लागू कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पर भी ऐसा नहीं था कि इस कानून को बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है। इसमें अभी भी बहुत सी गलतियां थी जिसके चलते इसको 4 बार सुधारा गया है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था। तो इसको चलो डिटेल में समझते हैं कि क्यों इसको सुधारा गया था। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हमको सिटीजनशिप 5 तरीकों से मिल सकती है। तो सबसे पहले हमको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। जन्म के आधार पर कैसे मिलती है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति भारत में आया हो और वहाँ पे उसका कोई बच्चा पैदा हो गया हो तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि अगर पाकिस्तान से कोई औरत यहाँ पे घूमने के लिए आती है और यहाँ पे उसका बच्चा पैदा हो गया तो भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस कानून का बहुत मिसयूज भी होने लगा। अगर कोई पाकिस्तान से या श्रीलंका या बांग्लादेश से कोई भी आ जाता और यहाँ आके बच्चा पैदा कर लेता और उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। ऐसा बहुत ज़्यादा चलने लगा था। तो भारत को 30 साल बाद पता चला कि ऐसा भी हमारे देश में हो रहा है और 1986 में इस कानून को बदल दिया गया। और कानून में ये था कि अगर जो भी बच्चा भारत में पैदा होता है, अगर उसके माता और पिता में से कोई एक भी व्यक्ति भारतीय है तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसका भी बहुत मिसयूज होने लगा। जैसे कि पाकिस्तान का कोई लड़का और कश्मीर की कोई लड़की है
तो वो दोनों शादी कर लेते हैं और भारत घूमने आने के बहाने भारत में आके बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो उस बच्चे की भी नागरिकता भारत की ही होगी क्योंकि उसकी माता भारतीय है। तो फिर से इस एक्ट को 2003 में भारत सरकार के द्वारा बदला गया। तो इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर वैलिड तरीके से भारत में आए, कोई भी किसी अर्जेंट काम के चलते भारत में आते हैं और भारत में बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ बाप में से दोनों में से एक अगर भारतीय हो, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। वरना कोई भी घूमने के लिए आएगा और बच्चा पैदा करेगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता लेने का दूसरा नियम है वंश के आधार पर। अब हमको भी वंश के आधार पर मिली है, आपको भी वंश के आधार पर ही मिली होगी। जैसे कि आपके पापा भारतीय थे और उनके भी पापा भारतीय थे, उसके आधार पर आपको भी नागरिकता मिली है। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी कि वंश के आधार पर जब गिना जाता था तो बाप को कंसिडर किया जाता था कि पिता अगर भारतीय है तो उसका बेटा भी भारतीय होगा। लेकिन इसको लेकर कुछ औरतों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वो औरत हो या मर्द, सारे एक समान है। इसके बाद संसद ने अपनी गलती समझी और 1992 में इसको सुधार किया गया। इसमें माता को भी ऐड कर दिया गया। अगर आपकी माता भी भारतीय है तो आपको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब तीसरा नियम यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आपको नागरिकता मिल सकती है। अगर आप किसी और देश के नागरिक हो और भारत में घूमने के लिए आए हो या नौकरी के लिए आए हो, लेकिन आपको भारत में 7 साल हो चुके हैं और आपको अब लगता है कि यार भारत बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे मुझे रहना चाहिए, और आप नागरिकता के लिए सरकार को अप्लाई भी कर सकते हैं और सरकार ये डिसाइड करेगी कि आपको भारत की नागरिकता देनी है या नहीं। अब चौथा नागरिकता का नियम समझते हैं। चौथे नियम में ये है कि अगर आप विदेश से आए हो, ना ही आप नौकरी कर रहे हो, ना ही आप शादी कर रहे हो और ना ही आप घूम रहे हो, लेकिन आपको फिर भी भारत में रहना है, आपको फिर भी भारत पसंद आ गया है और आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको भारत की 22 भाषाओं में से एक भाषा आनी चाहिए। अगर आप कोई साइंटिस्ट या आर्टिस्ट है और आपको 22 भाषा में से एक भाषा भी आती है तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। जैसे कि अदनान सामी को भारत की 22 भाषा में से एक भाषा हिंदी भी आती है और वो आर्टिस्ट भी है, संगीत कलाकार है, इस वजह से उसको भारत की नागरिकता दे दी गई है। लेकिन इसमें 10 साल रहना भी जरूरी है, आपको भारत में 10 साल रहना पड़ेगा। जैसे कि अदनान सामी भी भारत में 10 साल रह चुके हैं, इसलिए उनको भी नागरिकता दे दी गई है। अब पांचवा नियम समझते हैं। यह बहुत सिंपल है, इसको अर्जित भूमि कहा जाता है। यानी कि अगर अभी भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर लिया और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उन सबको भारत की नागरिकता भी दे दी जाएगी। सिक्किम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में भारत ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सिक्किम के लोगों को भी भारतीय नागरिकता दे दी गई। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में आपको नागरिकता कैसे मिलती है और आपकी नागरिकता कैसे ले ली जाती है। लेकिन हम अब समझेंगे CAA को, जिसके चलते बहुत से दंगे भी हुए, बहुत से विरोध भी हुए, बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए। ऐसा क्या है इस CAA में जिसके चलते इतना सब हो रहा है? CAA कानून के आधार पर अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आया है और उसका धर्म मुसलमान के सिवा कोई और है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। और ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को गलत ठहराता है। आर्टिकल 14 में लिखा है कि तमाम धर्म के लोग और तमाम जाति के लोग सारे एक समान गिने जाएंगे, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भेदभाव क्यों सिर्फ मुसलमान को ही छोड़ के बाकी सारे धर्मों के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी? मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही एग्जाम्पल दे दिया था कि किस तरह से भारत में मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है। सेक्युलर देश को रिलीजियस देश बनाया जा रहा है जहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इनको ऐसा कानून लागू ही करना होता तो इसमें मुसलमान को भी ऐड कर लेते। मुसलमान को ही क्यों अलग रखा और बाकी सारे धर्मों को अलग रखा? सरकार का कहना यह है कि मुसलमान को और दूसरी कंट्रियां बचा लेगी। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? फिर तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये सब भी हिंदू कंट्रीज है, तो हिंदुओं को भी ये कंट्रीज बचा लेगी ना। और ईसाइयों के लिए भी बहुत सी कंट्रियां है, पूरा यूरोपियन स्टेट है, उनको भी वो बचा लेंगे ना। सिर्फ मुसलमान ही क्यों, बहुत से धर्मों के लिए बहुत सी कंट्रियां हैं जिनको वो बचा सकते हैं। तो फिर मुसलमान के लिए ये टारगेट क्यों किया गया? लेकिन हमको इनकी बातों में नहीं आना है और एकता बनाए रखनी है। बहुत से हिंदू भाइयों ने भी इस बिल के खिलाफ विरोध किया है। गलत को गलत और सही को सही कहने वाले अभी भी इस देश में मौजूद है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आपको ये बिल गलत लगता है या सही लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपकी राय इस बारे में क्या है।
और आप भी अपने पेपर रेडी रखना। अगर आपके पास भी कोई पेपर मांगे तो अकड़ना मत, शांति से उसको पेपर दिखाना और वो अपना काम करके चला जाएगा। शांति बनाए रखना और संयम बरतना। तो अब वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।